पीएम मोदी ने खेला जाति कार्ड। वर्धमान में प्रधानमंत्री ने कहा दीदी की पार्टी ने अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी कहा, यह बाबा साहब का अपमान। पंजाब में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम अमरिंदर ने लगवाया टीका। मुख्यमंत्री ने ली दूसरी डोज। सीएम अमरिंदर ने की अपील, कहा टीकाकरण करवाने के लिए आगे आएं। हरिद्वार में कोरोना पर आस्था भारी। कुंभ शाही स्नान में दिखे लाखों लोग। अब तक 21,07,000 श्रद्धालुओं ने किया स्नान। कोरोना का मार्केट पर दिखा नेगेटिव इंपैक्ट। बाजार में गिरावट से निवेशकों के 9 लाख करोड़ डूबे। सेंसेक्स 1700 पॉइंट गिरकर 2 महीने के बाद 48,000 के नीचे। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच रण जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के वर्धमान में रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी की बौखलाहट हर दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने शुरुआती चरणों में इतने चौके छक्के मारे कि खेला करने वालों के साथ खेला हो गया। नंदीग्राम में ममता दीदी हिट विकेट हो गई और बंगाल में उनकी पारी खत्म हो गई। पीएम मोदी ने कूच बिहार की घटना पर कहा कि जिन लोगों की मौत हुई वो भी बंगाल के लोग थे, लेकिन ममता की नीतियों ने कितनी मां के बेटे छीन लिए। यही दीदी की नीतियों की असलियत है। दीदी के गुंडों ने एक बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटा था, जिनके बाद में मृत्यु हो गई। बिहार में एक जवान के बंगाल में हुई मौत पर पीएम मोदी ने कहा कि बीते दिनों बंगाल में पुलिस अफसर की पीट कर हत्या कर दी गई। जब मां को यह खबर मिली तो उनकी भी जान चली गई। क्या पुलिस अफसर की मां दीदी के लिए मां नहीं थी? एक तो नंदीग्राम में बंगाल के लोगों ने दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया, यानी बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। दूसरा, बंगाल के लोगों ने दीदी का बहुत बड़ा प्लान, अब दीदी बंगाल के लोगों से जरा गुस्सा तो होगी ही। भाई और बहनों, दीदी को यह भी मालूम है कि एक बार यहां से कांग्रेस गई, कभी वापस नहीं आई। वाम वाले गए, लेफ्ट वाले गए, वापस नहीं आए। दीदी आप भी एक बार गई, कभी। बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में लगातार बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग चल रही है। और इस बीच बीजेपी ने टीएमसी के एक बयान को लेकर चुनाव आयोग और एससी कमीशन से शिकायत की है। बीजेपी का एक डेलीगेशन एससी कमीशन के चेयरमैन के पास पहुंचा और इस दौरान बीजेपी ने टीएमसी की शिकायत की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने दलितों को अपशब्द बोले और दलितों को कमजोर दर्शाने की कोशिश की गई। इस दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार ने एससी कमीशन के चेयरमैन से शिकायत करने के बाद कहा कि आजादी के इतने साल के बाद भी कई दलितों को कमजोर दर्शाने में लगे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल ने निशाना साधा और कहा कि टीएमसी ने दलितों के लिए एक शर्मनाक बयान दिया, जो कि टीएमसी की मानसिकता को दर्शाता है। तृणमूल कांग्रेस की एक कैंडिडेट हैं सुजाता मंडल, उन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणी जो है वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कही है। उन्होंने कहा है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो अभाव से या स्वभाव से जो भिखारी होते हैं, और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी से जो है वो पैसा लेकर और उन्होंने अपना स्वभाव दिखा दिया है करके। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी आज के लोकतंत्र में करना सभी को सभी तरह का अधिकार है, और ऐसे उसमें इस तरह की टिप्पणी करना जो है वो इनकी जो मानसिकता को दर्शाता है।
है टीएमसी की। और इसलिए हम लोग जो हैं वो नकवी जी के नेतृत्व में हमारे हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं दुष्यंत जी और राज्यसभा से एमपी भी हैं और नकवी जी और भोला सिंह जी और हंसराज हंस जी, हम लोग सभी मिलकर चुनाव आयोग में गए थे और वहां पर हमने उनके अधिकारियों को इसका ज्ञापन दिया और उनको कहा है कि वो सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई करें। किसी को भी इस तरह का कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो किसी जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए इस तरह की टिप्पणी करें। जो कल तृणमूल कांग्रेस द्वारा कहा गया कि दलित स्वभाव से भी विकारी है, अभाव से भी विकारी है। अभाव से होना, भिखारी होना नहीं कहना, वो कमजोरी होती है, कमी होती है, देश की राजनीतिक कमी होती है। लेकिन स्वभाव से कहना ये सरासर दलितों की बेइज्जती करना है। इस कारण से हम इलेक्शन कमीशन भी गए, अनेक नियमों का उल्लंघन किया गया, 125 का उल्लंघन किया गया है और हम एससी कमीशन में भी जा रहे हैं कि तत्काल कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। वैसे ममता बनर्जी कह रही हैं कि 4 फेज में बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए वो गन का इस्तेमाल कर रही है। सीधे सीधे उन्होंने अमित शाह पे इशारा किया। देखिएगा, हम 4 फेज में हार रहे हैं या जीत रहे हैं, ये उनको आकलन करने को हक नहीं है। हम पूर्ण बहुमत की ओर जा रहे हैं, इसलिए वो हिंसा पे उतारू हो रही हैं। वो चाहते हैं कि जैसे पहले कॉर्पोरेशन का चुनाव के अंदर उन्होंने नॉमिनेशन तक भी नहीं भरने दिए, सरेआम कत्लेआम किया गया, दलितों की झुग्गियों में आग लगा दी, लोगों के मकानों के अंदर आग लगाने का काम किया, दिन दिहाड़े लोगों को फांसी पे लटकाया गया, पैर नीचे जमीन पे लगे हुए थे लेकिन फांसी पे वो लटके हुए थे, सुसाइड नोट उनकी जेबों में डाला गया। जिस प्रकार से आंतक उन्होंने पूरे वेस्ट बंगाल में मचा रखा है। आज फेयर चुनाव हो रहा है, चुनाव के तरीके से चुनाव हो रहा है, ना बूथ कैप्चरिंग हो पा रही, अनेकों रास्ते से वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच हिंसा और तोड़फोड़ के मामले देखने को मिले हैं। कुछ दिन पहले ही कूच बिहार में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। रविवार को भी बीजेपी नेताओं के 2 वाहनों और कांग्रेस के 1 वाहन के साथ तोड़फोड़ की घटना सामने आई। और इसी कड़ी में नॉर्थ 24 परगना जिले में भाटपाड़ा क्षेत्र के बीजेपी कैंप पर रात को बम से हमला किया गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता काफी गुस्से में दिखाई दिए। रात 12:10 में हम लोगों ने सुना कि यहाँ हम लोग के कैंप को उद्देश्य करके बम मारा गया है। मारने का उद्देश्य यही कि आज से 7 दिन पहले हम निर्वाचन कमीशन के पास और आईसी भाटपाड़ा के पास एक एप्लीकेशन किए थे इलाका को लेकर। यहाँ तृणमूल कांग्रेस के कुछ दुष्कृति जो कांकीनारा के एक गुंडा के डायरेक्शन पर यहाँ पे बहुत सारा आर्म्स एनुमेशन असेंबल किए हैं, वोट को डिस्टर्ब करने के लिए, वोट को प्रभावित करने के लिए, इलाका को जो वोटर हैं उनको डरवाने और धमकाने के लिए। इसी उद्देश्य को लेकर तो ये भारतीय जनता पार्टी का कैंप है। यहाँ पे हमेशा लोग बैठे रहते हैं। इसी के उद्देश्य करके बम मारा गया है कि यहाँ बैठना लोगों का कम हो जाए और वोट के दिन वो लोग वोट कैप्चर करके अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। हाँ, आईसी भाटपाड़ा आए थे, एसीपी साहब आए थे, उन लोगों के हमने बोला, उन लोगों ने बोला कि सोमोटो एफआईआर स्टार्ट कर रहे हैं और 2 दिन के अंदर हम लोग आसामी को अरेस्ट करके आपके सामने देंगे। तो हम लोगों ने बोला, अल्टीमेटम दिया कि अन्यथा इस तरह का अगर काम नहीं होता है, आप अगर अरेस्ट नहीं करने सकेंगे तो हम लोग किंतु 24 घंटा के बाद यहाँ पर बैठेंगे, हम लोग रास्ता अवरोध करेंगे। क्योंकि भाटपाड़ा में 2019 से 21 तक इस जगह पर 1 से 5 नंबर वार्ड जो है एक अलग वार्ड है, यहाँ किसी प्रकार का वायलेंस नहीं होता है और आगामी दिनों में भी आशा करते हैं कि इस तरह का वायलेंस नहीं होगा। इसका हम प्रतिवाद करते हैं और इस तरह का काम अगर होते रहा तो हम लोग। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कई मुद्दों पर अपना बयान दिया। उन्होंने चुनाव को लेकर कहा कि बंगाल चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर भी इन्होंने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा इन्होंने, सुनाते हैं आपको। कि मेरे देश के एक हिस्से में चुनाव हुआ और वहां बर्बर गोलीकांड हुआ, क्या दूसरा विकल्प नहीं था? क्या हम रबर बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? क्या लाठीचार्ज से स्थिति को संभाला नहीं जा सकता था? और गोलियां कहां लगी हैं? चेस्ट में लगी हैं, गले में लगी हैं। ये कौन सा संकेत अपने लोकतंत्र के बारे में हम दे रहे हैं? हाल के वर्षों में मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। मैं समझता हूं कि चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन ये हम सब के लिए एक संकेत है कि हमारा लोकतंत्र एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति की ओर जा रहा है। अगर सामूहिक रूप से हमने चिंता नहीं की ना, हमारा पूरा देश दुनिया के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। को लाने में सरकारों के साथ साथ लोगों का भी योगदान है। सरकारें चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, क्या क्या फुल पेज विज्ञापन आप दे रहे हैं कि हमने लड़ाई जीत ली। इस वायरस का कोई एक्सपायरी डेट नहीं था, डेडलाइन नहीं थी। अब देखिए चुनाव के विजुअल्स, जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े नेता, ओहदेदार नेता क्या संदेश दे रहे हैं लोगों के बीच में? मास्क नहीं है, कोई फिजिकल डिस्टेंस, दैहिक दूरी नहीं है,
लोगों का आप लोगों से उम्मीद करेंगे अनुपालन करें, उनकी पिटाई करेंगे पुलिस वाले। तो ये जो फर्क आपने पैदा कर दिया ना, उसके नतीजे में एहतियात लोगों ने छोड़ दिए। आज फिर परिस्थितियां बल्कि पिछले वर्ष से भयावह होती थी। 2-4 दिन पहले लगातार मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर रहा हूं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार को भी लिखा। सबका कहना है कि इस बार 75 से 80% केसेस, अलग जिलों में थोड़ा फर्क हो सकता है, वो 20 से 40 वर्ग के आयु वर्ग के लोग हैं। और हमारी वैक्सीन स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत दिन बाद हम ढुलमुल करके 45+ पे आए, फिर कोमॉर्बिडिटी का हिस्सा उसमें जोड़ा। अब वक्त आ गया है कि यूनिवर्सलाइज करिए वैक्सीन फॉर ऑल, क्योंकि जान बचाना हर इंसान को, ये तो मैं सीधे कहता हूं कि ये संविधान की राइट टू लाइफ की धारा के तहत हर राज्य को और केंद्र को, और एक और आग्रह करूंगा माननीय केंद्र सरकार से, आप ये बड़े भाई की भूमिका को त्याग दीजिए, राज्यों को स्वायत्ता दीजिए, वो अपनी स्ट्रैटेजी तय करें, प्राथमिकता तय करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और इस बीच टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। दोनों में इस्तीफे की जंग शुरू हो चुकी है। तो वहीं इस पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह जी का फेलियर तो निश्चित तौर से है। बंगाल के इलेक्शन में 4 लोग मारे गए और जब से वो होम मिनिस्टर बने हैं कितने वाकयात हैं कि अगर कोई भी ऐसा आदमी होता जिसे थोड़ी भी अपनी ज़मीर की आवाज सुनाई देती तो वो इस्तीफा दे देता। अमेरिका का प्रेसिडेंट दिल्ली में मौजूद था और दिल्ली में कम्युनल राइट हो रहा था। कौन जिम्मेदार है? अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। आज बंगाल के अंदर 4-5 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। लाल बहादुर शास्त्री को वो बहुत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उन्होंने एक रेलवे एक्सीडेंट पर इस्तीफा दे दिया था। निश्चित तौर से अमित शाह जी को तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं। संक्रमण को रोकने के लिए सोमवार को उन्होंने अपनी टीम 11 के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अफसरों को फील्ड में जाने, अस्पतालों का निरीक्षण और नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री ने बैठक में अफसरों को नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए कि वे खुद फील्ड में जाकर अस्पतालों का निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में दवा और बेड की किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन 10 जिलों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। आपको बता दें, पंजाब में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना के मामले सामने आने के बाद से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं कुछ समय पहले पंजाब के सीएम ने कोरोना की पहली डोज लगवाई थी। अब उन्होंने फिर से लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई फैसले लिए। उन्होंने रविवार देर रात साफ सफाई पर सख्त ध्यान देने के आदेश दिए। इस दौरान लखनऊ के कंटेनमेंट जोन के सभी घरों में सैनिटाइजेशन करने के आदेश दिए गए। यूपी में लखनऊ में ही सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और इस बीच नगर निगम ने सैनिटाइजेशन का काम तेज कर दिया है। कई इलाकों में आज सैनिटाइजेशन किया गया और रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे भी सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। द्वारा कोविड संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। एज ऑन टुडे हमारे पास लगभग 8000 कंटेनमेंट पॉइंट्स बन गए जहाँ पे हम लोग सैनिटाइजेशन का कार्य करा रहे हैं। इसमें नगर निगम लखनऊ द्वारा लगभग 31 ट्रैक्टर माउंटेड सिस्टम, 3 एंटी स्मोक गन और 220 हैंड हेल्ड डिवाइसेज जो लगाई गई है।
लेकिन लगातार केसेस के बढ़ते ये संसाधन जो है सीमित पड़ रहे हैं, इसलिए और भी संसाधनों को जो प्रोक्योर किया जा रहा है। लगभग 200 मशीनें जो है अगले 2 दिनों में हैंडहेल्ड मशीनें जो है खरीद ली जाएंगी। इसके अलावा 50 मैकेनाइज्ड सिस्टम जो है किराए पे लिए जा रहे हैं। जलकल विभाग से भी 3 मशीनें ली गई हैं, फायर ब्रिगेड से भी जो है 6 मशीनें ली गई हैं। इस प्रकार से एक सभी जो संसाधन है वहाँ से रिसोर्सेज को पूल करके बड़ी मात्रा में सैनिटाइजेशन के रिसोर्सेज क्रिएट किए जा रहे हैं, ताकि सभी जो हमारे कंटेनमेंट पॉइंट्स हैं और जो जोन्स हैं उसमें सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाए। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई फैसले लिए हैं। उन्होंने रविवार देर रात साफ सफाई का सख्त ध्यान देने के आदेश दिए और इस दौरान लखनऊ के कंटेनमेंट जोन के सभी घरों में सैनिटाइजेशन करने के आदेश दिए गए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और इस बीच नगर निगम ने सैनिटाइजेशन का काम जो है वो तेज कर दिया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कई इलाकों में आज सैनिटाइजेशन किया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर भी सैनिटाइजेशन का जो काम है वो किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का जो पालन है वो किया जा रहा है और इसी के तहत कई इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि हर जिले में एक मंत्री को ड्यूटी दी गई है। जिले में ज्यादा केस आ रहे हैं, इसलिए किसी मंत्री को 1, किसी को 2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। विश्वास है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट 2 से 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। पौधारोपण का अभियान जारी है। आज पीपल का पौधा लगाया है। अभी मैं कोरोना के संबंध में सभी प्रमुख अधिकारियों से और सभी मंत्रियों से चर्चा करके आया हूं। हमने हर एक जिले में एक मंत्री को ड्यूटी दी है, क्योंकि जिले ज्यादा है, मंत्री कम है, इसलिए किसी को 1, किसी को 2, और जो जिले बिल्कुल पास पास है वहां 3-3 जिलों की भी जवाबदारी दी है।
जनता के साथ मिलके मंत्री, जिला प्रशासन, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन, उनसे भी मैं अपील करता हूं, उनका भी हमें सहयोग चाहिए। सीसीसी कोविड केयर सेंटर्स कई जिलों में तैयार हो गए और भावी पेशेंट्स की भर्ती शुरू करेंगे। अब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पूरे प्रदेश में बिस्तर बढ़ाने के काम में लोगों को लगाया। ये मंत्री भी अपने अपने जिले में देखकर और कितने बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है उसका काम करेंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति रोज सुनिश्चित हम करते हैं। आज भी मैंने आपूर्ति की समीक्षा की है। हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी भी आपूर्ति लगातार जारी है और मुझे विश्वास है कि 2-3 दिन में इंजेक्शन का संकट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अभी इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने ये बात कही है कि कोरोना को लेकर लगातार जो केसेस हैं वो यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। कहते हैं कि वहाँ 3 राज्यों में कोरोना की लड़ाई फेलियर हुई है। कोरोना नियंत्रण रखने में ये 3 राज्य फेलियर हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा फेलियर केंद्र सरकार का है, क्योंकि ये 3 राज्य केंद्र सरकार के मार्गदर्शक तत्वों से चल रहे हैं। कोरोना की लड़ाई में हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही राज्य में अमल होता है। दूसरी बात यह है, पूरे देश में ये 3 राज्य मिले, पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है। तो जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ ही सब फेल्योर है और बाकी सब देश में आबादी आबाद है। और जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है वहाँ से सिर्फ वहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है या सरकार है, इसलिए कोरोना भाग गया। ये मूर्खता है। दिन मेडिकल स्टोर के बाहर, सरकार के अस्पताल के बाहर क्यू में खड़े हैं। आपने देखा होगा, बहुत वीडियो आते हैं। लेकिन बाजू पे गुजरात राज्य में बीजेपी के मुख्यालय में, सूरत हो, अहमदाबाद हो, भरूच हो, वहाँ तो बीजेपी के ऑफिसेस में आपको जितने चाहिए आप रेमडेसिविर लेके जा सकते हो। इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट अगर होते हैं तो ये जो चल रहा है, ये राजनीति जो चल रही है, ये जनता के जान के साथ खेलने की जोखिम आप कर रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में नए लेवल पर कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। सभी से अपील है कि जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। हम बेड लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में हमने 5000 बेड बढ़ाए। आज भी 50% बेड उपलब्ध है। इसे हम और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के कोविड केयर सेंटर में 5525 बेड दिल्ली सरकार के हैं, जिनमें से 2% बेड भरे हुए हैं और बाकी खाली हैं। केंद्र सरकार से हमने निवेदन किया है कि जिस लेवल पर पहले बेड उपलब्ध थे वैसे ही फिर से करें। दिल्ली में 10,774 10,774 पॉजिटिव केसेस आए थे। पॉजिटिविटी थी 9.43% और टेस्ट किए गए थे 1,14,288, मतलब 1,15,000 के करीब टेस्ट किए गए हैं दिल्ली में। और पूरे देश में कल देश का रात को जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें 1,70,000 से भी ज़्यादा ऊपर क्रॉस कर गया नंबर। तो दिल्ली में भी नया मतलब लेवल पे कोरोना पहुंच रहा है और पूरे देश में भी। लोगों से बस यही अपील है कि भाई घर से तभी निकले जब बहुत ज़रूरी हो और कोरोना को रोकें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, बिना मास्क के ना निकले। आप लोग वेंटिलेटर जो है, 2 ही चीज़ें हैं, एक आईसीयू है और एक वार्ड है। 2 ही तरह के बेड होते हैं। वेंटिलेटर का जब स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले, तब वेंटिलेटर की इशू ज़्यादा बड़ा था। अभी अगर HFNO है, बाईपैप है या हाई फ्लो ऑक्सीजन है, दे आर इक्वली गुड। उसके लिए वेंटिलेटर के हर एक पेशेंट को जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 2-3% लोगों को होती है। होता क्या है कि जो वेंटिलेटर बेड है अगर वो ऑक्यूपाइड है तो उसको लिखते हैं भाई वेंटिलेटर पे बेड पे एक्चुअल वेंटिलेटर के ऊपर बहुत कम पेशेंट है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बुराड़ी हॉस्पिटल में 30 पेशेंट हैं जो कि वेंटिलेटर बेड के ऊपर है, पर वेंटिलेटर पे एक भी नहीं है।
ऐसे एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर बेड के ऊपर 70 पेशेंट होंगे, बट उसमें से वेंटिलेटर के ऊपर, एक्चुअल वेंटिलेटर के ऊपर शायद 2 या 3 पेशेंट हैं। तो सर क्या स्थिति है बेड्स के लिहाज से? बेड के लिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 5000 बेड बढ़ाए हैं। आज भी 50%। दिल्ली में रोजाना काम पर जाने वाली आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लोगों को घंटों बस का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन बस में महज 50% लोगों को यात्रा करने की अनुमति है, जिसके चलते यात्रियों का कहना है कि दफ्तर में सभी को बुलाया जा रहा है, लेकिन बस में सभी को सफर करने की अनुमति नहीं दी जा रही, जिससे परेशानी बढ़ रही है। पब्लिक आने के लिए आपने बसें में तो अरेंजमेंट कर दिया कि 50% आइए, लेकिन ऑफिस के अंदर तो नहीं किया गया ना। वहाँ 100% जाना है, तो 100% जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी तो 100% चाहिए। दूसरी टाइमिंग का आपने वो कर रखा है कि भाई इतने बजे आना है, आपको इतने बजे जाना है, तो आदमी जाएगा कैसे? पॉसिबल नहीं है ना। 50% से 100% आदमी नहीं जा सकता ट्रांसपोर्ट। या तो आप ट्रांसपोर्ट बढ़ाइए और नहीं तो 100% रखिए, या इसका अरेंजमेंट कीजिए कैसे पब्लिक को जो है अपने अपने ऑफिस, अपने अपने कार्यस्थल पर। बस तो बढ़ाया जाओ। मैम ऐसा हो कि थोड़ा बस बढ़े कि हम फिर कहीं जाने आने में थोड़ा हमारा परेशानी ना हो, हम भी जाए आए। अब काम करने वाला इंसान तो घर में नहीं रहेगा। जब सरकार बिल्कुल बंद कर देगी तो हम घर में बंद हो जाएंगे। अभी खुला है तो जाना आना तो है ही, लेकिन अब उसके लिए थोड़े बस बढ़ा दे सरकार ने कि हमारा अच्छा। आतंकियों ने देश की सुरक्षा और अखंडता को नुकसान पहुंचाने और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने सोमवार को कहा कि आतंकवादियों ने पंपोर, सोपोर और शोपियां में हमलों के लिए बार बार मस्जिदों का गलत इस्तेमाल किया। इसको लेकर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि यह सरासर गलत है। आतंकवादियों का ये मॉस्क में, मस्जिदों में शरण लेना वाकई में चिंता का विषय है, और मुझे लगता है कि जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनको भी इस चीज को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये एक वर्शिप का स्थान है, इसको इस प्रकार से यूज करना बिल्कुल गलत है, और पहले से ही लगातार इस प्रकार से, और खास करके जो पहले इन लोगों के कारण से मस्जिदों से भी डायरेक्शंस दी जाती थी, वो भी बिल्कुल गलत था। तो इस सारे संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि एक धार्मिक स्थानों की सेंसिटिव बनी रहनी चाहिए। हालांकि हमारी जो सुरक्षा बल हैं बड़े एहतियात के साथ इन पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो हर्डल है वाकई में खतरनाक है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर के धोर्दी में सरकारी स्कूल के सहायक शिक्षकों ने स्मार्ट क्लासरूम शुरू किया है। एक शिक्षक का कहना है कि यह क्षेत्र शिक्षा में पिछड़ा है, ज्यादातर लोग गरीब हैं। हमने तय किया कि हम मिलकर पैसा इकट्ठा करके इसी स्कूल में निजी स्कूलों की तरह स्मार्ट क्लासरूम शुरू करें। हमारे स्कूल में जो स्मार्ट रूम बना है उसकी वजह से हमारी एजुकेशन को बहुत मदद होगा, और जो भी हमारे स्मार्ट रूम में बहुत सारे चार्ट भी लगाए हुए हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि राष्ट्रगान लगा हुआ है, गुड हैबिट्स लगी हुई हैं, और हमारे बहुत फेमस मिनिस्टरों के नाम भी लिखे गए हैं। और हमारे स्मार्ट रूम में एक LCD लगी हुई है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा पढ़ सकेंगे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने,
हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हजारों की संख्या में आम लोगों की भीड़ डुबकी लगाने के लिए जुटी हुई है। नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र वीर सिंह हरिद्वार पहुंचे हैं। वो भी संतों के साथ शाही स्नान करेंगे। वहीं भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम टूटते नजर आए। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कोई मास्क लगाए हुए नजर आ रहा है। तो सबसे ही पावन और पवित्र माना गया है। आज की डुबकी अमावस्या, आज का दिन जो है चैत का अमावस्या है, जिसमें डुबकी लगा करके हर भक्त माँ गंगे में डुबकी लगाने के बाद पवित्र हो जाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि सब लोग अब माँ गंगे में डुबकी लगाकर पवित्र हों। धन्यवाद। डर तो घर चलते समय था कि कोविड में जा रहे हैं, कहीं कुछ ना हो, लेकिन यहाँ आते माँ गंगा की कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था भी सरकार का ठीक है। हम लोग बड़े आराम से घूम रहे हैं, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा बड़ी चुनौती रहा है पूरे देश के लिए, और जो जहाँ पे चारों जगह पे होता है वहाँ की पुलिस के लिए। तो उत्तराखंड पुलिस कंपेरेटिवली बहुत छोटी पुलिस है, उसके बावजूद ये महाकुंभ तो उसी स्केल पर होता है। तो हमारे लिए बड़ी चुनौती, हम इसको मानते आए हैं। और जो आज का दिन था सोमवती अमावस्या, इसको हम इस महाकुंभ का दूसरा सबसे बड़ा स्नान मान के चल रहे थे। तो यद्यपि कोरोना की वजह से थोड़ा भीड़ कम हुई है, किंतु भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन और जुलूस और अखाड़ों का आपसी जो है तालमेल बैठाना और उनके शाही स्नान को प्रबंधन करना, ये सब हमारी चुनौतियां हैं। साथ साथ कोविड भी नई चुनौती जुड़ी। वहीं सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु हापुड़ के ब्रजघाट गंगा नगरी पहुंचे, जहां श्रद्धालु गंगा स्नान कर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपद से भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। इस दौरान चैत्र महीने सोमवती अमावस्या के होने के कारण अमावस्या का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। पंडित के मुताबिक समय पर पितरों का तर्पण करने के लिए विशेष पुण्य तृप्ति प्राप्त होती है और उसका बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज क्या पर्व है जो आप स्नान कर रहे हैं यहाँ पर? आज सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा पर्व है। ये जो पर्व है सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा एक महत्व है, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं उनके बूढ़े बड़ों के लिए और उनके लिए, पितरों के लिए और अपना एक धर्म के लिए। ये सबसे बड़ा है धर्म सोमवती अमावस्या का। यहाँ पर लोग आते, स्नान करते हैं और उनको बहुत बड़ा एक धर्म का लाभ मिलता है। पूर्वांचल में वनटांगियों के लिए 7 दशक तक आजादी का वास्तविक मतलब बेमानी था। उनका वजूद राजस्व अभिलेख में न होने की वजह से वे समाज और विकास की मुख्य धारा से कटे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम घोषित कर उन्हें आजाद देश में मिलने वाले सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। सीएम योगी ने प्रदेश में 35 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया है, जिससे वन क्षेत्रों में बसे इन
वन ग्रामों के निवासियों को सड़क, राशन, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 7023 आवास मूसहर समुदाय को दिया गया। को तो बहुत अच्छा होता। राजेश गांव तब से बना, तब से हमारी तो पहला इस चुनाव है। हम अपना प्रधान बनाने जा रहे हैं। हमको तो जोगी जी मुख्यमंत्री बहुत कुछ दे दिए, हम लोग तो बहुत खुश हैं। ऐसे खुश हैं कि झोपड़िया था, और झोपड़िया में बारिश हो, अब चूहा बिछौना भीग जा, आग लगे जल जा। अब तो हमको लिंटर लग गया, लैट्रिन आ गए, शौचालय, बिजली, गैस, रोड। हम लोग के बहुत खुश है जोगी जी पे। हम लोग तो यही चाहते हैं कि महाराज जी जोगी मुख्यमंत्री फिर एक बार और। रजहीम के ग्रामवासी पहली बार प्रधान के चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं, उसमें आपका भी नाम सम्मिलित, आप सभी लोगों का नाम सम्मिलित है। हाँ, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पहली बार वोट देने जा रहे हैं। हमारे गांव में प्रधान ही आ गया है। इसमें पहले क्या क्या विकास हुआ है? पहले हम लोग को बिजली मिला, उसके बाद आवास आया, उसके बाद स्कूल बना, आंगनबाड़ी बना, ये पानी वाला आरओ मशीन बैठा, सड़क मिला हम लोग को। रोड, इसके पहले रोड नहीं था, रोड के बहुत दिक्कत रहा है। रोड पर हम लोग मेन रोड पर गाड़ी खड़ा करके घरे। उत्तर प्रदेश के बदायूं से हैवानियत की घटना सामने आई। 5 साल की बच्ची को एक हैवान ने अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला, और सिर्फ इतना ही नहीं, रेप के बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी को गांव वालों ने धर दबोचा। मुसैल भीड़ ने आरोपी को जमकर पीटा, और इस बीच पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को अपनी हिरासत में लेकर गई। आरोपी की पहचान उत्तराखंड के रहने वाले गुफरान के रूप में हुई। आरोपी ने बताया कि वो परिवार समेत बड़े सरकार की दरगाह पर आया था। यहां से सुल्फा की तलाश में भटकता हुआ पठोरी पहुंचा और बच्ची को अकेला देखकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बालिका के साथ सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का केस आया है। इसमें जो अक्यूज्ड है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर दर्ज की जा रही है। कठोर वैधानिक कार्रवाई। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के कानपुर की फूल मंडी में लोग कोरोना के नियमों की उल्लंघना करते नजर आए। आपको बता दें, राज्य में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और फिर भी लोगों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। लोग बिना मास्क के सब्जी लेने मंडी में पहुंच रहे हैं। मास्क नीचे करे हुए इतनी भीड़ है, कोरोना बढ़ रहा है, आप लोगों को मास्क नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए भैया। आप तो नीचे करे हुए नहीं, अब ये है कि अब थोड़ा कुछ करना है तो नीचे करना ही पड़ेगा। कई लोग बगैर मास्क के घूम रहे, जिस तरह से भीड़ है, कोविड बढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये लापरवाही है, इसी का नतीजा भोग रहे हैं। सरकार भी भोग रही है और देश के भी लोग भोग रहे हैं। भीड़ होनी चाहिए मार्केट में, सवाल ही नहीं, कोई सख्ती नाम की चीज ही नहीं, सब एक दूसरे पीले पड़े। उधर पंजाब के रोपड़ में पुलिस ने मिनी साइकिलिंग मैराथन का आयोजन किया, जिसमें लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी श्री आनंदपुर साहिब ने भाग लिया। इस अवसर पर उनके साथ जिला रोपड़ के एसएसपी डॉक्टर अखिल चौधरी उपस्थित रहे। इस दौरान मिनी साइकिल मैराथन में लगभग 40 साइकिल चालकों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अंदर से मजबूत रहना होगा, ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके। रोपड़ पुलिस वालों आज मंडे मॉर्निंग मिनी साइकिलथॉन रखी गई सी। इस पार्टिसिपेंट्स लिमिट जो है 40 रख के कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के नाल पर ये इनिशिएटिव किया है, ताकि इस कोविड के औखे समय ते आप 1 साल तो ज़्यादा जो जद्दोजहद करते हैं, जिसका साइकिलिंग का प्राइमरी मैसेज यही सीगा कि फिटनेस ते वैलनेस ते लोग जागरूक हों। ते नाल दी नाल जो प्रशासन वालों एक मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है शुरू की गई है,
ਉਸ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ, जो 45 साल तो बद जो कोई भी। वहीं उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के जिला अस्पताल में टीका उत्सव के शुभारंभ के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों सहित सीएमओ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर टीका उत्सव में संक्रमण से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाने के लिए लोगों से अपील की, तो साथ ही टीका उत्सव अभियान के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करवाया, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कोविड वैक्सीन लगवाएं। कोरोना वैक्सीन के टीके 4 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम टीका उत्सव दिया गया है। इसमें आज यानी 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक विशेष अभियान के तहत टीके लगाए जा रहे हैं। और जो वैक्सीन पहले कम पड़ गई थी, सभी जगह वैक्सीन पूरे स्टेट में सभी को दे दी गई है। अभी रात में ही हमारे यहाँ वैक्सीन आके सभी केंद्रों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। इस अभियान के तहत आज का लक्ष्य में 4000 दिए गए हैं और कल और परसों का 7 और 7,000 लक्ष्य दिया गया था। वैसे ही अभी भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि कोरोना का टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत लाभदायक है और कोरोना से बचाव इसी से। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों और बिना किसी काम के रात में बाहर घूमने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो चुका है। पुलिस ने ऐसे 168 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 23,000 रुपए के चालान के तौर पर वसूले, जो कि नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस जगह जगह पेट्रोलिंग और चेकिंग कर लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दे रही है। तो बहरहाल लोगों का चालान से बचने का यही रास्ता है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना वायरस के कहर की लहर हर जगह देखने को मिल रही है। हर जगह कोरोना वायरस अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। अगर बात करें यूपी के जनपद गोंडा की, तो यहां पिछले साल के मुकाबले कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां पहले 15 से 20 एक्टिव मामले आते थे, तो वहीं रोजाना 60 से 70 मामले अब आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर जनपद गोंडा के 4 से 5 इलाकों को कंटेनमेंट बनाया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, बावजूद इसके इलाके में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हमारे अस्पताल में कोवैक्सीन का टीकाकरण हो रहा है, जो कि फर्स्ट डोज है, भी सेकेंड डोज तो कोवैक्सीन का शुरू नहीं हुआ है। ये जीरियाट्रिक वार्ड एक बना हुआ है जहाँ पर्चा बनता है, उसके बगल में, और औसतन 200 से 250 टीकाकरण रोज हो रहा है। ये 45 साल के ऊपर वालों का हो रहा है, चाहे बीमार हो या। अगली खबर यूपी के बिजनौर से, जहां पर एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और सिर्फ इतना ही नहीं, दुष्कर्म के वक्त युवती का अश्लील वीडियो बनाया गया और उसे धमकाकर दोबारा दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। युवती के नाम मानने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ जब पीड़िता के परिजनों को इस घटना का पता चला, उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद नहटोर थाने पुलिस ने मामले में तत्कालीन कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। वहीं एक अब भी फरार है। पुलिस का कहना है कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाकर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाएंगे। बिजनौर का दुराचार के संबंध में एक वीडियो वायरल है। यह मामला एक समुदाय के 2 वयस्क लड़के लड़कियों का वीडियो है, जो 1 महीना पुराना है। यह वीडियो बनाया गया था। इसके संबंध में परिजनों द्वारा कल प्रार्थना पत्र दिया गया है। 376, 506 IPC 67 IT एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। इसमें शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद विधिक कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इनको शीघ्र ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके।
केंद्र सरकार की तरफ से पारित कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कई राज्यों में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज दाना मंडी गुरदासपुर में किसान महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों किसान, युवा, महिलाएं और सभी क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। कई अन्य किसान नेता मौजूद रहे। इसके अलावा गायिका सोनिया मान अरब चीमा ने भी अपने गायन के माध्यम से लोगों को कृषि कानूनों के बारे में जागरूक किया। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਮਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨੀ ਗੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਿਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਲੜਿਆ। ਫਿਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੜਿਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਹਜੇ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਬਸ ਕਣਕ ਹੈ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜੂ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ जाएंगे, ये सारी दिल्ली है। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।